प्रतिष्ठित एजेंसी मानी जाती है। तो जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान समाचार, उसका तो इतिहास उसमें कहीं दो राय नहीं। मैं सुमन जी आपके पास आऊंगा। इससे पहले जो प्रेस पे हमला हुआ था, कुछ दशक पहले की बात है। मुझे याद है कि रामनाथ गोयनका बोट क्लब पे थे, खुशवंत सिंह थे, कुलदीप नैयर थे, बीजी वर्गीज थे, तख्ती लगाए थे। किसी ने रामनाथ जी से पूछा कि आप ऐसे हैं, तो उन्होंने बताया था सन 42 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था। आपने देखा ये एडिटर्स गिल्ड ने किया, किसी संपादक की कोई गंभीर टिप्पणी नहीं आई। मैं भी एडिटर्स गिल्ड का मेंबर हूँ, उसकी एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ और दिल्ली में था तब काफ़ी सक्रिय था। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि एडिटर्स का सारा काम अंग्रेजी में होता है और जो पूरा झंझट है वो हिंदी को लेकर है, भाषा को लेकर है। तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि जो विरोध भी वो करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं और अंग्रेजी के लिए करते हैं, अंग्रेजी वालों के लिए करते हैं। देखिए अम्बरीश जी, मैं तो खैर आपातकाल जब लगा तब इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था 75 में, और इंडियन एक्सप्रेस ने माना नहीं उनके हुक्म को, और इंदौर में या मध्य प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार नई दुनिया था, राजेंद्र माथुर खुलेआम लिखते थे। वो जमाना अलग था, सेंसरशिप थी। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की हुकूमतें थी, उसके बावजूद सेंसरशिप का विरोध था और सोशल मीडिया था नहीं उस जमाने में, ना मोबाइल था, ना ट्विटर, फेसबुक, ये तमाम चीजें थी, यूट्यूब। ये बहुत अलग किस्म का, जिसको कहना चाहिए कि आतंक इस समय देश में लाने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी। ये विधानसभा चुनाव के पहले देश में जो होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके पहले खबरबंदी कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ी खबरबंदी है। ये एक पुरानी कोशिश है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल के चैनल को लेकर नहीं आता कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप प्रेस की आवाज को या लोगों के जानने के अधिकार को नहीं दबा सकते, तो शायद चीजें बदली हुई होती या बदल जाती। ये एक सोची समझी, जिसको कहना चाहिए योजना है, जिसके तहत ये सारा का सारा काम चल रहा है। ये लोगों को डराने का काम है, ये इसमें कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। न तो लोगों के पास फैक्ट चेक करने की कोई साधन है, न छोटे छोटे मीडिया आउटलेट्स के पास, प्लेटफॉर्म्स के पास। आप ही बताइए कि सत्य हिंदी के पास कौन सा फैक्ट चेक करने का इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो फैक्ट्स को चेक करे। पीआईबी के क्लर्क और अफसर अब संपादकों के बड़े संपादक हो गए हैं, हो जाएंगे या हो गए हैं, और वो चेक करके बताएंगे कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो करोड़ों की संख्या में सत्तारूढ़ दल के 18-20 करोड़ लोग हैं, और उनके द्वारा, या जो फंडामेंटलिस्ट हैं, सभी धर्मों के जिनको शामिल कर लीजिए, वो जो फेक न्यूज फैलाते हैं और दंगे करवाते हैं बिना लिखे हुए, बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए हुए, आप उनका क्या करेंगे? ये
समस्या तो ये है कि जो आरोप लग रहा है वो ये कि फेक न्यूज की सबसे बड़े इंडस्ट्री तो वो संगठन और वो दल हैं जो इस देश में एक धर्म और एक पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं। आप उनका क्या करेंगे? आप जो लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले पूरे देश में 3 करोड़ लोग हैं। जो आंकड़े हैं 2022 तक के 2.36 करोड़ हैं, 36 करोड़। और जो वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे तो वो बहुत कम होंगे। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले 32 करोड़ 33 करोड़ लोग हैं। यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले कोई 46-47 करोड़ लोग हैं जो हर तरह की चीज देखते हैं। अमरीश जी, इस पूरी एक्सरसाइज को इस लिहाज से देखना चाहिए कि जो 1,50,000 लोग, सक्रिय लोग जो प्रजातंत्र के हिमायती हैं और धर्मनिरपेक्षता के हिमायती हैं इस देश में, जो लगे हुए हैं, ये उनके खिलाफ पूरा का पूरी मुहिम है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, फेक न्यूज के नाम पर अगर 1,00,000-2,00,000 लोगों को, 3 लाख लोगों को अगर जेलों में डाल दिया जाता है तो सरकार को कोई डर नहीं है। द वायर की आज की खबर में पढ़ रहा था कि 105 देशों के 300 संगठनों ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और उसमें क्या कहा है कि 2016 के बाद से इंटरनेट के जितने शटडाउन हुए हैं उसमें 58% भारत में हुए हैं और 2022 में जितने हुए हैं उसके 84% भारत में हुए हैं। कश्मीर वैली के शटडाउन और इंटरनेट शटडाउन और लोगों को जिस तरह से जानकारी से वंचित रखा गया वो सारी दुनिया की नजर में है। हमको खबरों को लेकर सरकार के द्वारा की जाने वाली हर एक कार्रवाई को अब इस नजर से देखना चाहिए कि हम धीरे धीरे रूस और चीन की तरह एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदलते जा रहे हैं, जहां चाइना डेली, इज़वेस्तिया, प्राउदा, शिन्हुआ, सुनील जी ने बताया आपको कि प्रसार भारती ने पीटीआई और यूएनआई की जो सर्विसेज, पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इट्स ट्रस्ट। ये एक आदमी की मालकियत का नहीं है, ट्रस्ट है। अगर एक मात की मालकियत का होता तो अडानी उसको भी खरीद लेते, और एक आदमी की मालकियत की यूएनआई होती तो उसको भी खरीद लेते। ये जो खतरा है वो खतरा एक अलग किस्म का है। मैं एडिटर्स गिल्ड की कोई आवाज नहीं सुनता है, उनके बयानों को कोई पढ़ता नहीं है, और इतने बयान निकलते हैं, मैंने तो अब रिएक्ट करना भी बंद कर दिया उस पर। छोटे छोटे अखबार, छोटे छोटे मीडिया आउटलेट्स जो गांव में हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, वो क्या करेंगे? छोटी छोटी जगहों के जो कलेक्टर हैं वो पीआईबी का काम करेंगे।
देखा है हमने, आपातकाल के दौरान देखा है, एक नए किस्म का आतंकवाद, अहिंसक आतंकवाद, हिंसक नहीं, अहिंसक आतंकवाद, प्रजातांत्रिक आतंकवाद इसको कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक टेररिज्म, वो उसमें हम सब लोग धीरे धीरे धकेले जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों को खबरों से वंचित करना। जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। जो अखबार हैं, लोगों को पता चल गया है कि कौन से अखबार पढ़ना चाहिए। अब वैकल्पिक मीडिया जो बचा है और इंटरनेशनल मीडिया जो बचा है, प्लेटफॉर्म जो बचे हैं, वो हैं, उनको विज्ञापनों के जरिए खरीदा जा रहा है। अगर आप फेसबुक के विज्ञापन के फिगर्स देखें, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो हम भारत के द्वारा दिए जाते हैं, भारत की पार्टियों के द्वारा फंडिंग, जो ट्विटर्स को देखें, चुनावों को प्रभावित कर, ये तो घोषित है कि किस तरह से ट्रंप के चुनाव को फेसबुक के जरिए, उस पर तो बड़ी बहस चल रही है कि सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करवाया गया। तो ये जो पूरा का पूरी एक्सरसाइज है अमरीश जी, ये पावर को कंट्रोल करने की है, सत्ता को प्राप्त करने की है। लोगों को, मतलब आप देखिए एक साथ कितने का, इस सरकार की बहादुरी और काम की मेहनत पर एक तो इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए कि एक साथ किताबें भी बदल रहे हैं, पाठ्यक्रम भी बदल रहे हैं, गांधी को भी हटा रहे हैं, मुगलों को भी हटा रहे हैं, सेंसरशिप भी ला रहे हैं, डिफेक्शन भी करवा रहे हैं। आज वो किरण कुमार ने कर लिया आंध्र के, आज कल उन्होंने एंटनी के बेटे ने कर लिया था। आप सोचिए सरकार की ताकत, तो सोचिए कि ये एक साथ कितने 500 काम कर रही है। आप और हम कहां लड़ेंगे इस सरकार से? वो कर्नाटक के एक मुस्लिम व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुनवाई जाती है। कर्नाटक में चुनाव है, मुसलमानों के दिल जीतना है। मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल अमित शाह से मिलता है और मिलकर तारीफ करता है, अरे ये अमित शाह तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। आप और हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज को क्रश किया जा रहा है, और माइनॉरिटीज तो उनके गाने गा रही, झंडे उठा रही है। तो ये ठीक है, हम लोगों को बहस इसलिए करते रहना चाहिए। मैंने फिर भी पहले भी कहा है कि जो थोड़े बहुत लोग आपकी और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उस बात को लोगों तक, अपने घरों में या और लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कितने दिन जारी रहने वाली है मुझे नहीं पता है। मैं तो एक एक क्षण का फायदा लेने की कोशिश में बोल देता हूं, जिससे कि ये पता नहीं ये मौका आप फिर कब दें नहीं दें, इसलिए।